नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। आपके साथ खुशबू खान और यूपी प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे। यूपी में कोरोना के मामले लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार चिंतित तो है, लेकिन कोरोना को रोकने का हर मुमकिन प्रयास भी कर रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले पर बारीकी से अपनी नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने अधिकारियों को रोज 75,000 से ज्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने के निर्देश भी दिए हैं। और इसी को लेकर यूपी सरकार के एसीएस होम अवनीश अवस्थी और एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, अब आपको सुनवाते हैं। टीम 11 की बैठक ली। आज जैसा भी एसीएस मेडिकल ने बताया है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश में 40 लाख से ज़्यादा लोगों का कोरोना का टेस्ट हुआ है। हमारा प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने 40 लाख की संख्या को क्रॉस किया है। आज जो सूचना आई है उसके हिसाब से 1,07,000 से अधिक टेस्ट आज हुए हैं। कुल मिलाकर 1,07,000 टेस्ट हुए हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। और ये कुल संख्या है 1,07,768। और इसी के साथ साथ जो है आज जो संख्या हो गई है पूरे प्रदेश की टेस्टिंग की कुल संख्या, वो 40,75,174। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा डेथ रेट है प्रदेश का वो 1.57 है, जबकि नेशनल एवरेज डेथ रेट जो है 1.97 के आसपास है। हमारा टेस्ट पॉजिटिविटी जो है करीब 4.6% है। तो अब जो भी इंडिकेटर्स है कोरोना के, पूरे देश में हमारा प्रदेश सबसे आगे है। टेस्टिंग के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि अब यहाँ हमको रुकना नहीं है, हमको यहाँ तक नहीं सीमित करना है, लेकिन हमको आगे बढ़कर टेस्टिंग की फैसिलिटी को और आगे बढ़ाकर हमको कोशिश करना है कि हम लगभग 1,25,000 से 1,30,000 तक टेस्ट अगले चरण में करें। मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे टेस्टिंग आरटीपीसीआर से उसको 45,000 करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे टेस्टिंग एंटीजन टेस्ट है उससे लगभग 75,000 क्रॉस करने का निर्देश दिया है। आज ही उन्होंने उन जिलों का भी डिटेल शाम तक मंगाया है जहां टेस्टिंग कम है, और ऐसे सभी जिलाधिकारियों को, सीएमओ को हिदायत दी है कि वो जहां पर टेस्ट कम है, जो निर्धारित किया था संख्या टेस्ट की जिलों की, कम से कम 1,000 छोटे जनपदों में और 1,500 से ज़्यादा बड़े जनपदों में, उतना कम से कम जो न्यूनतम रिजल्ट है वो जरूर जो है आ जाए। टेस्टिंग पूरे इस कोरोना के अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है। टेस्टिंग के दो फायदे हैं। एक, यदि टेस्टिंग होती है तो फिर तुरंत कांटेक्ट ट्रेसिंग से बाकी और भी जो संक्रमित है तुरंत उनको जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दूसरा, यदि टेस्टिंग टाइम से हो जाती है तो यदि कोई सिम्टोमेटिक है या जिसको कहीं बुखार या ज़्यादा कोई परेशानी है तो उसको अर्ली स्टेजेस में ही जो है हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका जो है ख्याल रखा जा सकता है। और जो एक तरह से कह लीजिए डेथ रेट को घटाने में, कोमॉर्बिड पेशेंट्स को जो है जल्दी उपचार पहुंचाने में टेस्टिंग ही सबसे ज़्यादा कारगर है। वर्ल्ड ओवर टेस्टिंग को बहुत बल दिया गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने इस पर बहुत मेहनत की है। उत्तर प्रदेश जहां 23 करोड़ की आबादी है, ब्राज़ील के बराबर जो है ये हमारे जो है पूरे जो कंट्री है उसके से ज़्यादा जो है हमारे उसके लगभग उसके बराबर हमारी आबादी है। तो कंट्रीज़ में जितनी टेस्टिंग नहीं हुई है उतना हमारे प्रदेश में भी टेस्टिंग हुई है। राज्य सरकार ने जनपदों में कोविड के उपचार के लिए 3 करोड़ से 5 करोड़ अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई है। जिलाधिकारियों को ये फंड ऐसा दिया गया है कि वो अपने सीडीओ, अपने सीएमओ के साथ जो भी गैप्स हैं, जहाँ भी कोई कमी है, यहाँ कोई विशेष काम करना चाहते हैं, इस धनराशि से वो चीज़ों को चुस्त दुरुस्त करके आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो अन्य कोई सेवा हो, उसको वो आगे कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि उपचार के संदर्भ में जो आवश्यक औषधियाँ हैं और जो अन्य सामग्री उसका तत्काल क्रय किया जाए। एक दवा है जो एक महंगी दवा है रेमडेसिविर, इसको भी तुरंत परचेज करके
मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत, हेल्थ विभाग के अंतर्गत जल्दी से जल्दी जहां भी मरीज हैं जिनको आवश्यकता है इनको देने की, उनको देने का निर्देश दिया है। बेहतर इलाज के लिए ये भी कहा है कि प्रिंसिपल्स जो है वो जवाबदेह होंगे, कहीं उदासीनता न हो। जो भी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ के प्रिंसिपल मजबूती से काम करें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दवा के अभाव में मरीज का इलाज प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो भी दवाएं खरीदनी है उसके लिए पर्याप्त धनराशि हर मेडिकल कॉलेज के पास है, उस धनराशि से उसको आगे बढ़ाएं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 16 अगस्त को एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 51,537 थी। इसका मतलब ये हुआ कि विगत 3 दिनों में हमारे एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या लगभग 2,000 कम हुई है। अर्थात जितने लोग संक्रमित हुए हैं उनसे कहीं ज़्यादा उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब बढ़कर के 1,15,227 हो गई है। रिकवरी का प्रतिशत भी बढ़कर अब 68.78% हो गया है। कल 5,620 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। संक्रमित व्यक्तियों में से अभी तक 2,638 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कुल संक्रमित व्यक्तियों का 1.57% है। तो जो केस फैटेलिटी रेट है उत्तर प्रदेश का वो इस समय घटकर के 1.57% हो गया है, जबकि नेशनल CFR केस फैटेलिटी रेट इस समय 1.91% है। कल प्रदेश में 1,07,768 सैंपल्स की जांच की गई और ये विशेष आज की ये खबर है कि अब जो टोटल टेस्टिंग की संख्या है वो 40 लाख की संख्या पार करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य हो गया है। अब तक उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 40,75,174 टेस्ट किए जा चुके हैं। पूल टेस्ट के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 1,854 पूल लगाए गए कल, जिनमें 300 में पॉजिटिविटी देखी गई, और 10-10 सैंपल के 158 पूल लगाए गए जिनमें 12 में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु के ऐप के प्रयोग के पश्चात जिन लोगों को अलर्ट्स जनरेट हुए हैं उनमें से 9,38,378 लोगों को हमारे मुख्यालय से कॉल किया जा चुका है, या तो स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम से या फिर CM हेल्पलाइन के माध्यम से। ई-संजीवनी पोर्टल का भी लगातार प्रदेशवासी अब उपयोग कर रहे हैं और कल भी 1,621 लोगों ने घर बैठे ही चिकित्सकों की राय विभिन्न बीमारियों के संबंध में प्राप्त की। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 62,772 इलाकों में 2,60,492 टीम दिवस के माध्यम से 1,80,57,170 घरों का सर्वेलेंस अभी तक किया जा चुका है, जिसमें 9,08,16,087 लोग रहते हैं। प्रदेश में कोविड हेल्प डेस्क बड़ी संख्या में स्थापित किए गए हैं, जहां के इंफ्रारेड थर्मोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध हैं और इन पर प्रारंभिक स्क्रीनिंग हो पाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के जरिए लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को उत्तर प्रदेश में सफल क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स गठित करने की मंजूरी दे दी है। 17 सदस्यीय टास्क फोर्स कमेटी नई शिक्षा नीति का कार्ययोजना तैयार करेगी। डिप्टी CM दिनेश शर्मा टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे, जबकि बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी सह अध्यक्ष होंगे। इस महत्वपूर्ण टास्क फोर्स में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद मोहन, डॉक्टर निशी पांडे और डॉक्टर अब्बास नैयर भी सदस्य के रूप में सेवाएं देंगे।
हरदोई में नवनियुक्त डीएम अवनीश कुमार ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने ग्रामीणों से वार्ता भी की, जहां ग्रामीणों ने कटान से होने वाली अपनी समस्याओं से डीएम को रूबरू कराया। जिसके बाद डीएम ने प्रभावित लोगों को राशन पहुंचाने के साथ उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही डीएम ने गरीबों को मनरेगा के तहत रोजगार देने की भी आधिकारिक घोषणा की है, निर्देश दिए हैं। स्थिति ठीक थी या जो कटान क्षेत्र हो रहा था वहाँ पे उन्होंने काफ़ी स्पर बनाए हैं और कार्य किया भी है, जिसकी वजह से मैंने गांव वालों से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि सर इसकी वजह से बचा भी है। थोड़ा दिक्कत मुक्कुपुर गांव में थी, उन लोगों से मैंने पूछा तो उनके द्वारा बताया गया कि सर कटान काफ़ी हुआ है यहाँ पे, और फिर मैंने उनसे जायज़ा भी लिया कि वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, उनको खाने पीने की समस्या तो कोई नहीं है और उनके पास आने जाने का रास्ता है कि नहीं, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है अभी, और अगर रात में कभी किसी को कोई दिक्कत हो जाए तो उनको हम पहुँचा सकते हैं कि नहीं, इसका जायज़ा लेने गया था। तो मुक्कुपुर में हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वीडियो जाएंगे वहाँ पे सैनिटाइजेशन का कार्य भी कराएंगे। मनरेगा से मैंने सड़क के लिए बोला है उनको कि पहुँच मार्क हो जाए, और राशन की व्यवस्था के लिए एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि सर आज राशन वहाँ पे बंटवा दिया जाएगा, और टीम भी हम भेजेंगे एक वहाँ पे जो चेक कर सकें कि कोई और, जैसे अभी मैं यहाँ पे आया था दौरा करने, तो जो टीम वहाँ पे जा सके और स्वास्थ्य विभाग की वो भी चेक कर सके कि कोई महामारी तो नहीं फैल रही है वहाँ पे। उसके बाद मैं आके यहाँ पे बाढ़ चौकी देख रहा था, बाढ़ की ही व्यवस्थाओं के उसमें, कि अगर हमें इन केस वहाँ से लोगों को एवैक्यूएट करना पड़े तो हमारी क्या तैयारियाँ हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है, तो ये 2 बाढ़ चौकियाँ यहाँ बनाई गई है जैसा मुझे बताया गया एसडीएम साहब द्वारा, और ज़रूरत के हिसाब से हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये प्रयागराज पुलिस ने बड़ी पहल की है, जहां पुलिस आपकी सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की भी रक्षा करेगी। प्रयागराज में पुलिस आम जन को सुरक्षा देने के साथ ही खून भी दे रही है। इसी सिलसिले में पुलिस ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट के जरिए पुलिस मित्र परिवार से आम जनता ब्लड ले सकती है। ब्लड की ज़रूरतमंद जो लोग हैं, पुलिस मित्र साइट बता दें कि इस साइट पर जा रहे हैं, जाकर अपने ब्लड ग्रुप को और ज़रूरत को बताकर ब्लड प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट का उद्घाटन प्रयागराज के आईजी बीके सिंह ने किया है, और इस मुहिम में 15 स्टेट में ये ग्रुप काम कर रहा है और 10,000 से ज़्यादा लोग इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ये देखिए, एक बहुत ही आज अच्छा कार्य हुआ है कि हमारा पुलिस मित्र परिवार, जिसकी शुरुआत आज से 3 साल पहले 25 फरवरी 2017 को हुई थी। वो शुरुआत हमारे ऑफिस से ही, हमारे आशीष मिश्रा जी हैं, हमारे आरक्षी हैं, जिन्होंने अपने सरकारी कार्यों के साथ साथ ये एक अच्छा कार्य शुरू किया, और आज पुलिस मित्र परिवार लगभग 15,000 लोगों का है और 12 स्टेट में काम कर रहा है, और इन लोगों ने 3 वर्षों में 1500 यूनिट से अधिक ब्लड डोनेट किया है। और कुंभ मेला, चाहे माघ मेला, चाहे हर ब्लड डोनेशन डे पे, 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे ब्लड डोनेशन का कार्य ये लोग करते हैं। और इसमें ज़्यादातर हमारे पुलिस के जवान हैं, और साथ साथ हमारे स्वयंसेवी संस्था के लोग भी, कुंवर जी तिवारी हैं, और सारे लोग प्रयागराज में तो कुछ हमें स्वयंसेवी संस्था के लोग भी जुड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पुलिस मित्र में परिवार में पुलिस के लोग हैं। और एक अच्छी बात शुरू हुई है कि अभी जो कार्य हम लोग फ़ोन से या व्यक्तिगत 1-to-1 कॉन्टैक्ट से करते थे या व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक से करते थे, लेकिन उसमें हमें समय अधिक लगता था, स्टाफ अधिक लगता था। उसको कम करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कि कहीं से प्रदेश क्या देश के किसी भी भाग से किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत है तो वो अपने को उस पर रजिस्टर कर सकता है। हमारी वेबसाइट आज लॉन्च हुई है, वो अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, अपनी सूचनाएँ देगा, और वो हमारे पोर्टल पे दिखेगा। उस पोर्टल पे हम उसको वेरिफिकेशन करेंगे, और उसके बाद उसको जहाँ पे वो है वहाँ पर हमारा कोई पुलिस मित्र परिवार का सदस्य उससे कांटेक्ट में आ जाएगा और उसको जो ब्लड की ज़रूरत है उसको पूरी करेगा। खबर रायबरेली से आ रही है। रायबरेली में दबंगों में कानून का खौफ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र के फोटहा किसानपुरा दासपुर का है, जहां पर जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के सामने दबंग दूसरे पक्ष को धमकाते रहे। इतना ही नहीं, दबंग आग लगाने और घर को शमशान बनाने की धमकी भी दे रहे हैं, जबकि मौके पर मौजूद पुलिस दबंग के सामने असहाय दिखाई दे रही है।
तो यूपी में यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर कांग्रेस 21 अगस्त को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यूरिया की कालाबाजारी करने वालों को सरकार संरक्षण दे रही है और अजय लल्लू ने प्रदेश सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। उत्तर प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। किसान परेशान है, हताश है, निराश है। एक तरफ किसान बाढ़ के आपदा और प्राकृतिक आपदा को झेलने का काम किया, दूसरी तरफ आज किसान जब यूरिया खरीदने जाता है तो लाठी डंडे सरकार चलवाती है, उसको परेशान करने का काम करती है। साधन सहकारी समितियों में यूरिया नहीं है, दूसरी तरफ बिचौलियों से यूरिया खरीदने पर किसानों को आज मजबूर होना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी इन विषयों और मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में 21 तारीख को सभी जनपद मुख्यालयों पर आंदोलन करने का काम करेगी और विधानसभा में भी 21 तारीख को मजबूती से उठाने का काम करेगी। तो मुरादाबाद के कोविड अस्पताल में कोरोना संक्रमितों को लेकर जो है लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और मौत का मामला यहां पर एक सामने है, जहां पर अस्पताल से भागने की कोशिश के दौरान दूसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। वहीं महिला की गिरने की घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस के मुताबिक महिला घबराहट में बाथरूम की खिड़की से बाहर निकली और दूसरी मंजिल से लटक कर कूदने का प्रयास कर रही थी और यह हादसा हो गया। मामला यह है, एक कविता नाम की महिला टीएमयू में करीब 2 बजे के आसपास 1:40 पर जाके भर्ती हुई थी, कोरोना पॉजिटिव थी। वो घबराहट में या जो भी हो उसको सोचा होगा, खिड़की से बाथरूम की खिड़की से पीछे निकलकर और दीवार के सहारे चलते हुए दूसरी मंजिल से लटकने का प्रयास किया और लटकने के प्रयास में वो गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। क्या कारण निकल पाया? कारण यही निकल पाया कि यही वो हो सकता है घबराहट में ऐसा उसने किया हो और सोचा हो कि निकल जाए, यहाँ दिक्कत होगी, और उस निकल जाने के चक्कर में वो गिर गई। तो वाराणसी में स्कूल फीस माफी को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और दर्जनों अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए अपना जमकर नारेबाजी भी की और ऑनलाइन क्लास का विरोध किया। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से ये भी मांग की है कि जो दुकानें शाम 5 बजे बंद हो जाती हैं उनका समय बढ़ाया जाए ताकि अधिवक्ता शाम को घर लौटते समय घरेलू सामान खरीद सकें। तो ये गाजियाबाद में देर रात हुई बारिश ने लोगों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ा दी है, जिससे गौशाला अंडरपास में पानी भर गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद शहर में जगह जगह जल भराव हो गया है। वहीं लोनी के इंद्रपुरी पुलिस चौकी के अंदर बरसात का पानी भर चुका है। गाजियाबाद में देर रात से रुक रुक के हो रही बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। ये गाजियाबाद का अंडरपास, ये गौशाला अंडरपास है। यहाँ हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, दिखेगा किस प्रकार से यहाँ बाइक मतलब पानी के अंदर डूबी पड़ी है। नगर निगम की मेयर आशा शर्मा से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि बरसात से पहले हर जगह नालों की सफाई करा दी गई थी, कहीं भी पानी नहीं रुकेगा, वाटर लॉगिंग कहीं भी नहीं होगी। लेकिन आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस प्रकार से वाटर लॉगिंग हुई है। और यहाँ पर लोग बाग, क्योंकि ये गौशाला अंडरपास जो है गाजियाबाद सिटी से प्रताप विहार और विजयनगर तथा नोएडा NH9 को जोड़ता है। यहाँ जो सर्विस वाले लोग हैं इसी अंडरपास से होकर निकलते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ स्थानीय निवासियों से हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? नवेद। नवेद, कब से पानी भरा हुआ है? ये हर दफे भरता है जब भी बारिश होती है। नगर निगम कभी कोई इसमें सफाई वगैरह करता है या नहीं? नहीं, कुछ नहीं करता कोई भी। देखिए, यहाँ लोगों को कहना है कि नगर निगम के द्वारा कभी कोई यहाँ पर पानी नहीं कि निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं किया जाता। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पानी लगातार नगर निगम के दावों की पोल खोल रहा है। और स्थानीय लोगों से भी यहाँ पर हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद सलमान। आप यहीं के स्थानीय निवासी? जी। बात कर रहे हैं कि अगर ये गौशाला अंडरपास जो है यहाँ पर पानी कैसे भरता है, क्यों भरता है, क्या कारण है?
ये सर ये नाली वगैरह का पानी भरता है और यहाँ पर बारिश का पानी मोस्ट जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है। इसके अंदर कोई सफाई नहीं, कोई वो नहीं इसका। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर? दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस पुल को लेकर। ज़्यादातर यहाँ पर जैसे अभी थोड़ी सी बारिश पड़ जाए तो ऊपर तक पानी आता है, ऊपर वाहन सारे ऊपर को निकलते हैं और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर स्थानीय निवासियों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि नगर निगम के द्वारा जो यहाँ पर सफाई है वो नहीं कराती जाती और इस अंडरपास के अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गाजियाबाद से प्राइम न्यूज़ के लिए संजय मित्तल। तो मेरठ में आज हुई बारिश ने नगर निगम की पोल खोल कर रख दी। बारिश से पहले जल भराव से निपटने के लिए नगर निगम के किए गए दावे फेल होते हुए दिखाई दिए। पूरा शहर पानी ही पानी नजर आया, तालाब में तब्दील हो गया। कॉलोनी हो या बाजार, सब जगह पानी में डूबा हुआ पूरा शहर नजर आया। ऐसे ही हाल मेरठ के मशहूर भगत सिंह बाजार के भी नजर आए, जहां जल भराव से व्यापारियों में रोष देखने को मिला। मेरठ में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की बात करें तो मेरठ का जो सुहाना मौसम हो चुका है, लेकिन बात की जाए व्यवस्था की तो यहाँ पे बिल्कुल अस्त व्यस्त देखने को मिल रही है। जरा सी झिलमिल बारिश होते ही यहाँ पर जल भराव हो गया। मैं इस वक्त मेरठ के भगत सिंह मार्केट में खड़ा हूँ, जहाँ सैकड़ों ग्राहक आते जाते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल सुनसान पड़ा है। और यहाँ के मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा, बदहाली की तस्वीर जो दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पे जरा सी बारिश होते ही यहाँ पे जल भराव होना शुरू हो गया है। यहाँ के हम व्यापारी से बात करेंगे किस तरह से यहाँ पे वो जो दुर्दशा हो रही है वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। हमारे साथ कुछ व्यापारी भाई खड़े हैं। ये बताइए, जैसे यहाँ बारिश हुई है, जरा सी बारिश में यहाँ जल भराव हो गया, कितनी समस्या है इसको लेके? ये बहुत समय से समस्या है। हम कई दफ़ा नगर निगम और सफाई कर्मचारियों को बोल चुके हैं, लेकिन कोई देखने नहीं आता है। थोड़ी सी बारिश होती है पूरे बाज़ार में पानी हो जाता है, गंदगी फैल जाती है और इससे अलग अलग बीमारी फैलने का खतरा है। हमारी नगर निगम के अधिकारियों से और आपके चैनल से ये प्रार्थना है कि इसको सही कराया जाए, हमारी दिक्कतों को दूर कर, समस्याओं का समाधान किया जाए। मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे किस तरह से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये एक नाली है जहाँ से जो पानी की निकासी का रास्ता बंद हो गया है। सड़कों पे यहाँ जल भरा हुआ गया है। किस तरह से यहाँ लोग बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ व्यापारी भाई इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश रुकेगी, कब ये पानी यहाँ हल्का होगा, अपनी दुकान खोलेंगे। यहाँ व्यापारी किस तरह से बैठे हैं, लोग खाली, कुछ दुकानें यहाँ बंद भी पड़ी हैं। इसी कारण भैया ये किस तरह की समस्या आ रही है? आप बैठे इंतजार कर रहे हैं, पानी भरा है दुकान के आगे। ये समस्या ये है, हम काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ तो कोई भी हमारा समस्या जो है यहाँ का वो भी नहीं समझ पाता। यहाँ पर पैसे देकर हम कूड़ा उठवाते हैं और खुद ही नाली की सफाई करते हैं। जो यहाँ का कर्मचारी है वो कहता है कि पैसे चाहिए जब हम नाली की सफाई करेंगे यहाँ पे। हालांकि जैसे तरह से की बरसात हुई है, यहाँ पे जरा सी ही बारिश हुई है और यहाँ पानी इतना भर गया है, तो कितने घंटे इंतजार करना पड़ता है आपको? कम से कम 3 घंटे 2.5-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा फिर मजबूरी में हमें ही निकालना पड़ता है यहाँ से। यानी कोई सफाई करने वाला कोई कर्मचारी यहाँ आता नहीं। देखिए, आप खुद देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पे कैसे यहाँ जल भरा हुआ है। दुकानें इसलिए बंद हैं क्योंकि यहाँ जल भर गया है, बरसात का पानी भरा हुआ है, कूड़े यहाँ उठाया नहीं जा रहा। लगातार दुकानदार कह रहे हैं कि जो सफाई कर्मचारी आता है उनसे हम कहते रहते हैं, लेकिन वो यहाँ कूड़े में रहते, उसके बदले में पैसे मांगते हैं। यहाँ बाकी जो लापरवाही देखने को मिल रही है वो काफ़ी शर्मनाक है, क्योंकि बरसात का मौसम शुरू हो गया है, नगर निगम ने अपनी पूरी तैयारी नहीं करी है और जिस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है उसके लिए व्यापारी काफ़ी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि लगातार वो अपील करता है, नगर निगम कार्यालय में जाके दरख्वास्त करके आए हैं कि यहाँ पे साफ सफाई रखें, जो जल भरा हुआ है उसकी समस्या दूर करें, लेकिन यहाँ कोई भी इस तरह की समस्या का हल होता नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन विशाल कश्यप के साथ अमित सैनी, प्राइम न्यूज़, मेरठ। तो यहाँ आगरा में बस हाईजैक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आगरा का रहने वाला प्रदीप गुप्ता बस का हाईजैक का मास्टरमाइंड है। बताया जा रहा है कि प्रदीप गुप्ता आरटीओ का बड़ा दलाल है और इसी सिलसिले में एसएसपी इटावा ने मार्च 2018 में 2 आरटीओ के साथ प्रदीप गुप्ता को भी जेल भेजा था और इन लोगों पर परिवहन विभाग के फर्जी दस्तावेज करने का आरोप लगाया था। प्रदीप गुप्ता ने फिरोजाबाद और इटावा में अपनी संपत्ति बना रखी है। ये बड़ा खुलासा हुआ है और इसी ने पूरी वारदात को अंजाम दिया था।